हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड प्रवक्ता का जो हमारा स्टार्ट हो चुका है कंटेंट, यानी कि जो सीरीज स्टार्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा जो ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था राजनीतिक विचारक, और इसमें हमने देखिए पहला जो किया था इसमें प्लेटो के संबंध में। ठीक है, प्लेटो। इसके बाद जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु। ठीक है, तो जो कि सिलेबस में है, और आज हम लोग देखेंगे अरस्तु के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम लोग इसको थ्योरिकली देख रहे हैं, जितना भी हमारा ये स्टार्ट हो रहा है कंटेंट, और इसके बाद जब हमारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चनिंग। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो इसमें देखिए अरस्तु। तो अरस्तु को लेकर सबसे पहले इसका जीवन काल देखेंगे, तो 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पीरियड से रिलेटेड भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, चाहे स्टेटमेंट वाइज, चाहे स्टेटमेंट में आए या फिर सुमिलित कीजिए, है ना, या फिर फैक्टर में आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अरस्तु, जो इनका टाइम पीरियड है 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखिए अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक जगह पर हुआ। तो ये जो प्लेस है, इनका जो जन्म स्थान है, जो इनका ईयर है जन्म स्थान का, और जो प्लेस है, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अरस्तु जो इनका जन्म हुआ था, थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेश था। ठीक है, ये भी एक यूनानी उपनिवेश था, ये जो स्थान है। नेक्स्ट है अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, ये शिष्य थे प्लेटो के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाला सिकंदर, तो ये सिकंदर का गुरु था। ठीक है, जो अरस्तु। ठीक है, और ये जो शिष्य किसके थे, प्लेटो के। नेक्स्ट है अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। देखो, प्रसिद्ध रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन बन जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा प्रवक्ता का, पॉलिटिकल साइंस का, तो इसमें क्वेश्चन बना था भाई, एक बुक है या फिर प्लेटो से संबंधित जो है आपकी, जैसे कि द रिपब्लिक। ठीक है, तो काफ़ी उनकी प्रसिद्ध बुक है। और इसके बाद क्योंकि प्लेटो के बुक के बारे में एकदम सीधा फैक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिला था, उसमें यही था कि भाई प्लेटो जो द रिपब्लिक है किसकी बुक है। ठीक है, तो अब देखिए अरस्तु है, तो अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, तथा उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। तो इनकी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स रचना अरस्तु की है। नेक्स्ट है अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। तो फिर यही की पॉइंट्स हैं जो याद रखना है हमको, क्योंकि ये जो की पॉइंट्स है यही पूछा जाता है कि भाई राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस किसने कहा है, यह कथन ये किसने कहा है। तो अरस्तु ने बोला है। अरस्तु ने लिसियम नामक शैक्षणिक संस्था 335 ईस्वी पूर्व में खोली थी। तो इन्होंने भी एक शैक्षणिक स्थान खोला था, तो इसका नाम क्या था, लिसियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही की फैक्ट्स हैं जो याद रखना है, और इसका टाइम पीरियड 335 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है अरस्तु द्वारा आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक, स्वदेशीय, अन्वीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हमने प्लेटो की जो पद्धतियाँ थी उनको देखा था, अब हम अरस्तु की जो पद्धतियाँ हैं उनको देखेंगे, जिसमें से ये 3 से 4 जो पद्धतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है अरस्तु को लेकर। नेक्स्ट है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं। तो ये 4 विचारक हैं, ये 5 विचारक हैं, जो जिसमें कि प्लेटो भी शामिल है, अरस्तु भी है, रूसो भी है, हीगल है, क्योंकि ये सिलेबस में है,
और ग्रेन इत्यादि आदर्शवादी विचारक है। तो क्वेश्चन सीधा बनेगा भाई निम्न में से कौन कौन आदर्शवादी विचारक हैं या कौन इसमें से आदर्शवादी विचारक में शामिल नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट है, वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल है जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं। तो भाई कौन कौन लोग आदर्शवादी विचार में शामिल हैं? जो अपना विचार अमूर्त विचार से आरंभ करते हैं वे सभी आदर्शवादियों में शामिल हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अरस्तु एथेंस से कालचिस भाग गया था। ठीक है, तो इनके विषय में एक जो ये जो इंसिडेंट है इनके समय का, तो ये इन्होंने क्या किया था एथेंस से, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो यहाँ से अरस्तु कालचिस नामक स्थान में ये भाग गए थे। तो इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तथा एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकते, ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। ये चीज़ जानने को मिल रही है। अब देखिए अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति में अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशियात्मक पद्धति यानी कि टेलियोलॉजिकल, ठीक है, टेलियोलॉजिकल इनको कहा जाता है, इनकी पद्धति को स्वदेशियात्मक यानी कि, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है। तो स्वदेशियात्मक पद्धति अरस्तु की पद्धति को बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, तो किसके अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है? किसका होता है? अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट है स्वदेशियात्मक पद्धति किसकी है? अरस्तु की। तो स्वदेशियात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण की कल्पना स्वदेशियात्मक पद्धति में की जाती है पहले। ठीक है, तो संपूर्ण की कल्पना पहले किस में की जाती है, किस उद्देश्य में की जाती है, किस पद्धति में की जाती है? क्वेश्चन स्वदेशियात्मक पद्धति में की जाती है, जो कि अरस्तु की है। नेक्स्ट है अरस्तु ने स्वदेशियात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, किसने किस पद्धति के अनुसार राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है? ठीक है, तो अपने आप में ये किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का। ये स्वदेशियात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्होंने बोला है कि राज्य को व्यक्ति से इन्होंने पहले बताया है। तो देखिए इसी इनके कथन के अनुसार, अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। ठीक है, राज्य को पहले बताया व्यक्ति, तो राज्य मनुष्य का पूर्वगामी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशियात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय। अब देखिए स्वदेशियात्मक ये बार बार देखने को मिल रहा है। स्वदेशियात्मक जहाँ पर आया तो वहाँ पर आ जाएंगे अरस्तु। ठीक है, क्योंकि ये पद्धति उन्हीं की है, क्योंकि उनकी इस पद्धति को नाम मिला है स्वदेशियात्मक पद्धति। किसको मिला है? अरस्तु की पद्धति को। जिसमें कि देखिए अब स्वदेशियात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय, पहला है लकड़ी मटेरियल कॉज, सेकंड है निर्माण के यंत्र, थर्ड है मेज का विचार, फोर्थ है मेज का निर्माण। तो ये अरस्तु की स्वदेशियात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय इस प्रकार से निम्नवत 1 2 3 4 यानी कि लकड़ी, निर्माण के यंत्र, 3 मेज का विचार, 4 मेज का निर्माण, ये सब इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। तो स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत अरस्तु से संबंधित है। अरस्तु के चिंतन में मध्य मार्ग का विचार प्रभावी है। नेक्स्ट है यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। तो उपरोक्त निम्न में से निम्न प्रश्नानुसार, निम्न कथनानुसार किसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है? तो किसने लिया मध्य मार्ग का सिद्धांत का सहारा? अरस्तु ने यह लिया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट राज्य, पहला है इसमें राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। तो देखिए राज्य इसमें है, राज्य में पहला पॉइंट है राज्य के विकास का क्रम जो है वह पहले परिवार है, फिर गांव व राज्य। तो यह क्रम है, ठीक है, विकास का क्रम है, राज्य के विकास का क्रम, परिवार, गांव व राज्य, ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम में। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है, ठीक है। तो किसके अनुसार भाई राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था है? यह है अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। तो किसके अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है? वह है अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। नेक्स्ट है व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव। तो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास किसमें संभव है? राज्य में ही संभव है। नेक्स्ट है अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन, तो इसमें क्या है? अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो क्या है? जो राज्य है किसके लिए बना हुआ है? अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है, ऐसा मानना है अरस्तु का, ऐसे विचार है अरस्तु के। अब देखिए नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राज्य को यहाँ पर व्यक्ति से पहले माना है। किसने माना है? अरस्तु ने माना है। तो इससे राज्य की यहाँ पर कल्पना सर्वोपरि है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। तो यह किसके अनुसार है भाई? यह है अरस्तु के अनुसार। नेक्स्ट है अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता। अब इसको देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता, इसमें पहला है शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये राज्य की विशेषता के अंतर्गत जो पहला जो आदर्श है वो है शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। सेकंड है राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए। थर्ड है राज्य का आकार भी न ज़्यादा न कम होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो ये सभी अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं में शामिल हैं। अब नेक्स्ट है आंगिक राज्य। तो इसमें देखिए पहला है आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं क्या? आंगिक राज्य के समर्थक, ठीक है। जैसा कि हम पहले से ही जान चुके हैं इसके विषय में, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो अगर हमें पता है तो हम आगे को उसमें क्या थोड़ा बहुत उसमें क्लैरिटीज अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि राज्य को ही उसने विशेष दर्जा दिया है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये लाइन फिर से रिपीट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। नेक्स्ट है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल व ग्रीन के राज्य का विचार आंगिक है। तो ये जितने भी यहाँ पर विचारक हैं, ठीक है, तो इनका जो राज्य का विचार कैसा है? आंगिक है, इसमें कि ये सभी शामिल हैं। इसके बाद है नेक्स्ट अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा है। तो किसको कहा है? अर्थशास्त्र के अध्ययन को, ठीक है। किसने बोला? अरस्तु ने, कि भाई यह घरेलू कार्यों के प्रबंधन का अध्ययन है। उसके अनुसार जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी कि में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। नेक्स्ट है अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी या पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया। तो क्यों यहाँ पर सर्वोच्च विज्ञान का नाम किसने दिया है? तो यह राजनीति विज्ञान को किसने दिया है भाई? अरस्तु ने दिया है।
से सर्वोच्च विज्ञान का नाम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है अन्य स्टेट्स की भी परीक्षा में, चाहे यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता में पूछा हो या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछा हो, ठीक है, या पीजीटी अन्य केवीएस में पूछा गया हो, तो ये प्रश्न रिपीटेड है कई बार। तो अधिकतर इसमें जो की फैक्ट्स हैं ये रिपीटेड है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा। तो इसमें है अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कथन है, क्योंकि जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य में, व्यक्ति में विद्यमान है और जो पशुओं से मिलती है, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन में है जो ईश्वर की विशेषता के समान है। तो ये विचार राजनीतिक भाषा के परिप्रेक्ष्य में अरस्तु के द्वारा दिए गए हैं ये विचार। नेक्स्ट है इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का मूल उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। तो यहाँ पर यह प्लेटो के विचारों का स्वाभाविक परिणाम है, किस पर? अरस्तु पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रभावित हुए थे इस विचार से, यह प्लेटो से ही ये प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है परिवार का विचार। अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया। अब देखिए प्लेटो ने क्या किया था, आपको अगर याद होगा तो उसने महत्व नहीं दिया था परिवार, है ना, वो हमने देख लिया था कल वो उस प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग देखें, अगर अभी आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाइए और उसमें यूपीपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम 2025 और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख। परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी बच्चे व दासों को शामिल किया है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि भाई परिवार में अरस्तु ने किन किन को शामिल नहीं किया है या फिर किया, तो पति पत्नी बच्चे व दास, ठीक है। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास, इन 4 लोगों को यहाँ पर इसने शामिल किया हुआ है अरस्तु। इसके बाद है अगला, परिवार का मुखिया पति होता है जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है, पत्नी में अल्प विवेक होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। तो ये विचार हैं अरस्तु के, ठीक है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। आप देखिए डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। तो ऐसा जो विचार हैं ये सभी विचार अरस्तु के हैं। पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होता है, ठीक है। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। नेक्स्ट है, अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। तो ये कथन अरस्तु ने, ये सब कुछ इसके विचार है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया है, ठीक है। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर देखें तो सही से आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखते रहें। और परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी है ये मानना है, लेकिन वहीं राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता, ठीक है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना है, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है।
अतः राज्य, परिवार व गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। ठीक है, अब इनका जो विचार है दास प्रथा पर ये देख लेंगे। देखिए काफ़ी सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लगभग स्किप हम लोग नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, तो इसलिए स्किप नहीं करना है चीज़ों को। अब देखिए इसमें दास प्रथा पर विचार किया। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य है। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति दास हैं? जो विवेक, जिनके अंदर विवेक जीरो है, कहने का ये मतलब है इनका। अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। ठीक है, तो भाई किसने रखा है इनको यहाँ पर श्रेणी में, दासों की श्रेणी में? विवेक शून्य लोगों को अरस्तु ने ही रखा है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। नेक्स्ट है दास मनुष्य की जीवित संपत्ति पर परिवार का भाग होते हैं। ठीक है, दास मनुष्य की जीवित संपत्ति पर परिवार का भाग होते हैं, तो इनका यह विचार है। नेक्स्ट है दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अब इनके समर्थन किया है इन्होंने दास प्रथा का, तो इनमें इनके तर्क क्या है? अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है, ऐसा इनका विचार है, ऐसा इनका तर्क है। दास प्रथा दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ठीक है, दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। तो ये सभी तर्क हैं दास प्रथा के विषय में अरस्तु के। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का भी समर्थन किया है। अब देखिए अगर नैतिक विकास हो जाता है तो उन्होंने क्या, दासों को छोड़ने का भी इसमें समर्थन किया है। बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है। तो किसके अनुसार? बारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व भी मौजूद है। नेक्स्ट है आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में अंतर। अब एक डिफरेंस बिटवीन, देखिए मॉडर्न और जो ये प्री में इनका दास प्रथा को लेकर जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो देखते हैं। आधुनिक दास प्रथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं निम्न है। अब देखिए काफ़ी भिन्न है आधुनिक दास प्रथा से अरस्तु की दास प्रथा। इसमें जो पहला है, जो विशेषताएं हैं, अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा है। ठीक है, इनके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे, ये इनके विषय में कहा गया है। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहे। ठीक है, नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप हैं। उसने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं इनकी आधुनिक दासों को लेकर। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसको लेकर अरस्तु के संबंध में आएगा, मतलब कि पार्ट 2 इसका आएगा, क्योंकि एक पार्ट में ही, एक वीडियो में ही काफ़ी लंबा यहाँ पर लंबी वीडियो हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में लेके आएंगे। थैंक यू।